नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है। लिखा है इसको सी राजा मोहन साहब ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर इस अखबार में और दूसरे प्रकाशनों में लिखते रहते हैं। इनकी बात को अंतर्राष्ट्रीय हलकों में जब ये अंतर्राष्ट्रीय विषय पर लिखते हैं तो बहुत संजीदगी से पढ़ा जाता है। लिखा है उन्होंने 1979 की परछाई। 1979 की परछाई का जिक्र क्यों किया जा रहा है, इस साल का क्यों जिक्र किया जा रहा है, इसकी भी बात करेंगे। संपादकीय शुरू करने से पहले कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी याद दिलाई। कहानी ये है, मुल्ला नसरुद्दीन सूफी कहानियों के एक कैरेक्टर हैं। उनको वाइज कैरेक्टर माना जाता है। उनकी कहानियों के माध्यम से अलग अलग तरह के लेसन्स दिए जाते हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियों से दिए गए हैं उदाहरण के तौर पर। तो उस कहानी में होता यूं है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक चाबी खोज रहे हैं। अपने घर के सामने झुककर कोई राहगीर गुजरता है, पूछता है आप ये क्या कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं चाबी खोज रहे हैं। राहगीर भी चाबी खोजने में लग जाता है, मदद करने में लग जाता है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीत जाते हैं। वो आदमी झुंझला के पूछता है कि ये चाबी आपको याद है असल में कहाँ पे खोई थी। वो कहते हैं कल रात मैं खाने गया था, शराब घर गया था, वहां पर ये चाबी खोई थी। तो वो आदमी बिल्कुल सकपका जाता है, बोलता है चाबी फिर यहां क्यों खोज रहे हैं। वो कहते हैं वहां पे रोशनी कम है, यहाँ रोशनी ज्यादा है, इसलिए चाबी यहां खोज रहे हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि कई बार जहां सारी खोजने की प्रक्रिया हो रही होती है, समस्याओं के समाधान खोजने का एक खेल रचाया जा रहा होता है, असल में वहां पे सॉल्यूशन मिल नहीं पाता। सॉल्यूशन कहीं और होता है। कहां होता है? जहां समस्या की शुरुआत हुई होती है। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? कई बार इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में लगता है कि इसकी समस्याओं के राज कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही छिपे होंगे। वो कहीं गहरे, कहीं दूसरे कमरे में, अंधेरे में, इतिहास में छुपे होते हैं। तो इसलिए ये कहानी सुनाई। ये रूपक इसलिए था कि आज के दक्षिण एशिया के, मध्य पूर्व के कई समस्याओं के राज उस साल में छिपे हैं, 1979 में छिपे हैं। तो ये संपादकीय उन पर थोड़ा प्रकाश डालता है, अंधेरे की चादर को थोड़ा इतिहास के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। देखते हैं हमें इससे क्या समझ में आता है। बहुत बिंदुवार चर्चा नहीं करेंगे, ब्रॉड एनालिसिस से ही हम इस संपादकीय को समझने की कोशिश करते हैं। संपादकीय क्या कहता है? शुरुआत वो कहता है कि हाल ही के समय में भारत की मीडिया में जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में रही कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ चुन लिए गए हैं, लेकिन उतनी चर्चा में वो बातें नहीं रही कि मध्य पूर्व में हाल के समय में क्या बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जबकि जो बदलाव मध्य पूर्व में देखने को मिल रहे हैं वो ज्यादा बड़े बदलाव हैं। अच्छा, मध्य पूर्व हम अक्सर बोल दिया करते हैं। मैं मानता हूं कि आप से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि हम मध्य पूर्व क्यों बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए, जानते हैं तो दोहरा लीजिए। ये वही एरिया है जिसको कि भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो पश्चिम एशिया जिसको हम कहते हैं, ये वो हिस्सा है। तो भारत के लिहाज से वो पश्चिम में पड़ता है तो पश्चिम एशिया बोलते हैं। अमेरिका और यूरोप के लिहाज से, खास तौर पे अमेरिका के लिहाज से, वो मिड ईस्ट में पड़ता है। फार ईस्ट जापान हो जाता है, मिड ईस्ट ये हो जाता है आपका खाड़ी का इलाका, जिसको खाड़ी का इलाका भी कहते हैं क्योंकि पर्शियन गल्फ के आसपास के देश उसमें मुख्यतः शामिल हैं। तो अगर मध्य पूर्व पूछा जाए कि क्यों कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। भारत के लिहाज से उसको क्या कहते हैं? पश्चिम एशिया। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की धुरी विश्व की महाशक्तियों के नजरिए के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए आम बोलचाल में इसी इलाके को मध्य पूर्व कहा जाता है। लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि दोनों इलाके क्यों एक हैं और क्यों इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो बहरहाल वापस आते हैं कहानी पर, यह संपादकीय पर, कि क्यों मध्य पूर्व के चेंजेस ज्यादा फंडामेंटल हैं। उससे पहले क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? तो हमें ईरान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट मूवमेंट देखने को मिले हैं। वहीं सऊदी अरेबिया में वहां के मोहम्मद बिन सलमान, जो माना जा रहा है कि वहां की मोनार्की के अगले वारिस हैं, घोषित रूप से अगले वारिस हैं, वो बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। तो ये 2 मुल्क वहां पर ज्यादा परिवर्तन दिख रहे हैं। वो 2 मुल्क कौन से हैं? एक है ईरान और दूसरा है
सऊदी अरेबिया। अच्छा, बदलावों में एक अंतर भी है। अंतर क्या है कि मध्य पूर्व के ईरान में जो अंतर देखने को मिल रहे हैं, वो अंतर वहां के लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां के शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया में ये बदलाव ऊपर से लाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान इस बदलाव को ला रहे हैं, बहुत धीरे धीरे ला रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ला रहे हैं। किस तरह के बदलाव हैं, क्यों ला रहे हैं, उनकी चर्चा आगे की गई है। संपादकीय आगे कहता है कि देखिए, भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा भारत के मानस पर पाकिस्तान छाया रहता है, यहाँ की जनता पर, यहाँ के विचारकों पर। जबकि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की भूमिका केवल इतनी ही रही है कि जब दूसरे मुल्कों को, दूसरी महाशक्तियों को दक्षिण एशिया में दखल देना होता था, तो पाकिस्तान एक किराए की भूमि के तौर पर उपलब्ध होता था। इससे ज्यादा उसकी भूमिका नहीं रही। जबकि हमारे लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुल्क हैं, वो कई मायनों में ईरान और सऊदी अरब पाकिस्तान से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अभी ये बात क्यों कही जा रही है, आगे समझ में आ जाएगी। तो पहले पैराग्राफ में इतनी ही बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान के बदलाव की बात इसलिए भी मत करिए कि भले ही वहां नए आर्मी चीफ आए हैं, जनरल असीम मुनीर, जो पहले आईएसआई से भी जुड़े रहे हैं, दूसरी कॉर्प्स से भी जुड़े रहे हैं, वहां के पाकिस्तान की सेना के अलग अलग हिस्सों से जुड़े रहे हैं। वो जो चीफ बन के आ रहे हैं, बहुत कम गुंजाइश है कि पाकिस्तान भारत के संबंधों में वो कोई आमूल चूल परिवर्तन ला पाएंगे, या फिर पाकिस्तान खुद जिस तमाम आर्थिक राजनीतिक डिक्लाइन से गुजर रहा है, उसको रोकने के लिए वो कुछ मानीखेज कर पाएंगे। क्योंकि ही इन दोनों ही बातों में संदेह है, इसलिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये खबर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और इशारा कर दिया गया है कि कौन सी खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हालत तो खराब है ही, एक दूसरा हमारा पड़ोसी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की हालत और भी खराब है। हाल ही में वहां 14 लोगों को कोड़े मारने की सजा दी गई। ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तालिबान 2.0, तालिबान का नया वर्जन जब आया, तो उसने क्लेम किया कि वो मानवाधिकारों के प्रति ज्यादा सजग रहेगा, महिला अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग रहेगा। लेकिन हालिया घटनाएं दिखा रही हैं कि इसका नया अवतार पुराने अवतार का एक्सटेंशन भर है और अफगानिस्तान में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन बदलाव कहां आ रहा है? गल्फ में आ रहा है, खाड़ी में आ रहा है, पर्शियन गल्फ के रीजन में आ रहा है। ईरान में जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां वो बदलाव की बयार को दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान में या मध्य पूर्व में इस तरह की बयार पहली बार देखने को मिल रही है। लगातार जब से इस्लामिक रिपब्लिक बना ईरान का, कब बना? 1979 में, तब से कई बार इस तरह के प्रोटेस्ट मूवमेंट देखने को मिले हैं। 1979 की बात मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं, संपादकीय इस बारे में कहता तो नहीं है, लेकिन जब रोशनी इतिहास पे डाली ही जा रही है तो थोड़ा सा दीप हम भी दिखा दें। 1979 से पहले ईरान में शाह का शासन था। शाह ने 1950 के दशक में ये डिसाइड किया कि वहां पर जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र है ईरान में, उसको समाप्त करके एक तरह से मोनार्की और मजबूत कर ली जाए, उनका राजतंत्र जो है वो बहुत मजबूत कर लिया जाए। तो उन्होंने अमेरिका की मदद से वहां के जो चुने हुए प्रधानमंत्री थे मोसादेक साहब, उनका तख्ता पलट करवाया और इसके बाद उन्होंने एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। तो विदेशियों की मदद से उन्होंने शासन तो स्थापित किया, लेकिन संस्थाओं को बहुत कमजोर कर दिया। जब वो संस्थाएं कमजोर हुई तो धीरे धीरे लोगों में आक्रोश पनपता रहा। आक्रोश पनपते पनपते साल आ गया 1979, जब तमाम धड़ों ने, चाहे वो लेफ्ट के धड़े रहे हों, चाहे संविधान को मानने वाले धड़े रहे हों, या कट्टरपंथी समूह रहे हों, सबने मिलकर शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका। क्योंकि संस्थाएं कमजोर हो चुकी थी, सालों से उसमें दीमक लग रहा था। तो जब संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं और ऐसे बदलाव होते हैं, तो जैसा कि आमतौर पर होता है, ईरान में भी एक चरमपंथी समूह अयतुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में वहां की सत्ता पर काबिज हो गया। अयतुल्लाह वहां पे टाइटल दिया जाता है, खोमैनी उनका नाम था। तो वहां से जब से 1979 में, उसके बाद अप्रैल 1979 में ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो
तो तब से लेकर आज तक ईरान में कई बार प्रोटेस्ट मूवमेंट हो चुके हैं। ये उसकी कहानी हो गई। हालिया जो प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुए हैं वो महसा अमीनी नाम की एक महिला थी, उन पर वहां की मोरल पुलिस ने, वहां की एक रिलीजियस पुलिस भी एग्जिस्ट करती है जो तय करती है कि लोग धर्म का कितना पालन कर रहे हैं, धार्मिक नैतिकताओं का कितना पालन कर रहे हैं। धार्मिक नैतिकताओं की परिभाषा उन्होंने अपने हिसाब से तय कर रखी है। उन्होंने माना कि इन महिला ने अपना जो हेड स्कार्फ था, जो हिजाब था, उसको कायदे से नहीं पहना हुआ। इसके आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद की कहानी अस्पष्ट है, अंत पता है। अंत में इन महिला की मृत्यु हो गई। आरोप लगा कि पुलिस ने इनको टॉर्चर किया है। उसके बाद से वहां पे प्रोटेस्ट मूवमेंट जारी है, जो तीसरे महीने में आ चुके हैं। 3 महीने हो गए हैं इन प्रोटेस्ट मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए। सैकड़ों की संख्या में लोगों को मारा गया है, हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट मूवमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि हो सकता है इस बार भी जो क्लेरिक्स हैं, वहां के जो कठमुल्लाओं का समूह है, वो हो सकता है इस बार भी प्रोटेस्ट मूवमेंट को दबा दे। लेकिन ईरान जिन तमाम समस्याओं से गुजर रहा है, चाहे वो सोशल यानी सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हों, चाहे आर्थिक समस्याएं हों, कैसी कैसी समस्याएं हैं। तो सामाजिक समस्या तो हमने देखी ली कि लोग इन कंजर्वेटिव एलिमेंट्स की बात मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी स्वच्छंदता, स्वतंत्रता की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो ईरान पर लंबे समय से अमेरिका और दूसरे देशों के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसके कारण वहां अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। राजनीतिक और विदेशी मामलों की बात करें तो मध्य पूर्व की राजनीति कुछ इस तरह से बदल रही है कि सऊदी अरब ईरान को अलग थलग करने में सफल होता दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब और ईरान में एक प्रकार का अलगाव है, एक प्रकार से उनमें अदावत बनी हुई है, दुश्मनी बनी हुई है। तो ऐसे में ईरान कई समस्याओं को जूझ रहा है और लगता नहीं है कि भले ही वो इन विरोध प्रदर्शनों को दबा दे, लेकिन लगता नहीं है कि वो इन सब समस्याओं से पार जा पाएगा। हाल में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें देखने को मिला कि उनके पहले मैच में ईरान की टीम ने अपना राष्ट्रगान नहीं गाया। इस पे बहुत हल्ला मचा ईरान में। कहा गया कि वहां के खिलाड़ियों के परिवारों को धमकियां भी मिली। लेकिन एक राष्ट्र कब इस सीमा पे पहुंच जाता है कि वहां के कुछ नागरिक अपनी सरकार के विरोध को दिखाते हुए अपने राष्ट्रगान को गाने से इनकार कर दें, तो पता चलता है कि स्थितियां कितनी खराब हो चुकी हैं। बात करें सऊदी अरेबिया की, संपादकीय कहता है, जैसा कि हमने बताया, बदलाव ऊपर से आने की कोशिश कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बदलाव को लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में उनको क्राउन प्रिंस घोषित किया गया और तब से वो तमाम तरीकों से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा बदलाव कि वहां के समाज में, जो कि एक प्रकार से पुरातन समाज है, पुरातन पंथी समाज है, वहां पर महिलाओं की आजादी की बात की जा रही है। छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जितनी गर्त में, जितनी गहराई में वहां का समाज इस मूल्य के आधार पर था, वहां से ये एक प्रगति है। इसके अलावा ऐसे आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं ताकि सऊदी अरब केवल तेल पर निर्भर ना रहे, वहां पर आधुनिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने वाले नए नए व्यवसाय, नए नए कार्यक्रम शुरू हो सकें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सुधार जो मोहम्मद बिन सलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि वो सऊदी नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सऊदी राष्ट्रवाद में विश्वास पैदा करें, क्योंकि इससे पहले का जो वहां का इतिहास है उसमें 2 धड़े एक साथ चलते हैं। एक है जो मानता है कि पूरा मध्य पूर्व एक प्रकार से एक इस्लामिक यूनिटी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी वजह से कई कमजोरियां भी डेवलप होती हैं। वहां राष्ट्र की पहचान जो है वो बहुत मजबूत नहीं हो पाती। और ऐसे में क्योंकि एक धार्मिक आस्था का की जो पहचान है वो बहुत मजबूत है, यहाँ पर इस्लामिक पहचान की बात हो रही है, वो बहुत मजबूत है, तो कई बार जो पुरातन पंथी उस धर्म में से निकल कर आते हैं, वो शासकों को चैलेंज कर देते हैं, वो वहां की संस्थाओं को चैलेंज करते हैं और देश को चैलेंज करने लगते हैं, क्योंकि देश की पहचान मजबूत नहीं है, धर्म की पहचान मजबूत है। तो मोहम्मद बिन सलमान कुछ कदमों से ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां के राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें और धर्म की जो पहचान है उसको दूसरे नंबर पर ले आए, कम से कम अगर पूरी तरह मिटा नहीं भी सकते तो। अब इन सब बातों को
राजा मोहन साहब कहते हैं कि इन सब बातों को अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से समझना हो तो इन सब का जो आधार है वो किस साल में है, 1979 में। इसलिए इस आज के संपादकीय एनालिसिस का शीर्षक हमने रखा 1979 का प्रेत। ये 1848 में कार्ल मार्क्स साहब ने अपनी किताब लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें वो कम्युनिज्म को प्रेत बताते हैं जो पूरे यूरोप को आक्रांत कर रहा है। वहीं से ये रूपक मैंने उठाया और यहां पर देखें तो ये रूपक बहुत फिट भी बैठता है। राजा मोहन साहब कहते हैं कि 1979 की कई घटनाएं हैं जो आज तक पूरे, ना सिर्फ पूरे मध्य पूर्व को बल्कि साउथ एशिया को भी, दक्षिण एशिया जिसमें भारत भी शामिल है, यहाँ के रीजन्स को आक्रांत करने वाली कई घटनाओं के लिए ये साल जिम्मेदार है। तो क्या इस प्रेत से आजादी की तरफ बढ़ रहा है वो इलाका, इस पर आगे की चर्चा है। कैसे ये साल बहुत महत्वपूर्ण था, 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है। पहला तो ये हुआ कि इसी साल में मक्का की जो ग्रैंड मॉस्क है वहां पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। बहुत बड़ी बात थी कि इस्लामिक धर्म के सबसे बड़े केंद्र पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। इसके इक्विवेलेंट के तौर पर आप देख सकते हैं कि भारत में जब गोल्डन टेम्पल में इसी तरह की अवस्था देखने को मिली थी सन 1984 में। बहरहाल 1979 में ग्रैंड मॉस्क मक्का में आतंकवादी कब्जा करते हैं और क्लेम क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ की जो साउद फैमिली है, जिसके नाम पे सऊदी अरेबिया को सऊदी अरेबिया कहा जाता है, तो साउद फैमिली इस्लामिक नहीं रह गई है, वो इस्लामिक आदर्शों से भटक रही है, तो हम यहाँ पे सच्चा इस्लामिक शासन लागू करेंगे, सारे विदेशियों को यहाँ से भगा देंगे। और एक प्रकार से बगावत का बिगुल 1979 में वहां पर बजने लगा सऊदी अरेबिया में। इस विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद सऊदी की रॉयल फैमिली ने यह माना कि उसको एक खतरा है और इस खतरे के 2 तरीके हो सकते थे इसे निपटने के, कि या तो उस पुरातन पंथीवाद से, उस एक्सट्रीमिज्म से निपटा जाए या फिर उसके सामने घुटने टेक दिए जाएं। इतिहास, आज का इतिहास अगर हम पलट के देखें तो ये बताता है कि तब के रॉयल फैमिली ने अपनी सुरक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। उन्होंने एक प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट के सामने घुटने टेक दिए। कैसे टेक दिए? कई ऐसे कानून लागू किए, तमाम व्यवस्थाएं ऐसी लागू की जिससे वहां के एक्सट्रीमिस्ट को लगे कि उनकी बात मानी जा रही है, जो ज्यादा पुरातन पंथी बातें हैं उनको माना जा रहा है, वो संतुष्ट रहे। तो पहली चीज तो 1979 का मक्का मॉस्क पे हुआ हमला था। दूसरी घटना कौन सी थी? दूसरी घटना थी 1979, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, ईरानियन रेवोल्यूशन के मामले में, जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है ईरान का, कि वहां के शाह का तख्ता पलट हुआ और अयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक आ गया। वहां उससे पहले लोकतंत्र था जो अपने स्वरूप में सेकुलर होने का दावा करता था, लेकिन उसके बाद से खुले रूप में वहां पर इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की गई। तो दूसरी घटना ये थी जिसमें वहां की सेकुलर डेमोक्रेसी को हटाकर तेहरान में इस्लामिक मोनार्की की स्थापना की गई। तीसरी एक और बड़ी घटना घट रही थी 1979 में ही। रूस ने अफगानिस्तान पे, तब का सोवियत संघ था, अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और वहां से जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी दशा और दिशा पलटने लगी। तो ये 3 घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने क्या दिखाया। आज तीसरी घटना की बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान पर सोवियत रूस ने हमला किया, जिसके बाद से जिहाद की संकल्पना ने तब के इस्लामिक दुनिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। लोगों ने इसको इस्लाम पर हमला माना। जिन कुछ लोगों ने माना उनकी बातों को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये माने। तब के अमेरिका ने और यूरोपीय देशों ने भी इस समझ को बढ़ावा देने में फंडिंग की। कल को वही अलकायदा और तालिबान भस्मासुर बनकर अमेरिका और यूरोप के ही दुश्मन बन गए, लेकिन तब के समय इन सब को समर्थन मिला अमेरिका और यूरोपीय देशों का भी। तो ये 3 घटनाएं ऐसी हुई जिसने ना सिर्फ मध्य पूर्व के इलाके में बल्कि उससे लगे हुए दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, तमाम देश आते हैं, उस पर भी एक प्रकार से रेडिकलाइजेशन बढ़ा दिया। यानी कि जो एक्सट्रीमिज्म होता है,
किसी भी चीज को अतिरेक में ले जाने की कोशिश होती है तो वो धार्मिक अतिरेक बढ़ गया, रेडिकलिज्म बढ़ गया। तो इनसे हुआ क्या कि पूरे रीजन में आतंकवाद का एक उद्गम शुरू हुआ और ये उद्गम धीरे धीरे एक बाढ़ में बदल गया, एक फ्लड में बदल गया। इसको एक धार्मिक लबादा भी मिला हुआ था और ये मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बड़े हिस्सों को ये इस्लामिक टेररिज्म, ऐसा राजा मोहन साहब कहते हैं, आक्रांत करने लगा। लेकिन अब की जो घटनाएं हो रही हैं, सारी इतिहास की चर्चा हमने क्यों की? इतिहास हमें वो भूमि देता है जहां पे खड़े होकर हम बदलावों की दिशा को समझ सकें, नहीं तो समझ नहीं आता कि बदलाव कहां से हो रहा है। इतिहास हमें वो परिपेक्ष, वो पर्सपेक्टिव देता है। क्या पर्सपेक्टिव दे रहा है? राजा मोहन साहब कहते हैं कि हाल के जो डेवलपमेंट हैं, देखें उनको तो लगता है कि 1979 के जो बदलाव शुरू हुए थे कुछ जगहों पे, उनके बदलने की संभावनाएं, उनके खत्म हो जाने की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हालात अभी भी खराब हैं। 1979 में जो चीजें खराब होनी शुरू हुई, जियाउल हक साहब ने उस मौके का फायदा उठाते हुए, जियाउल हक साहब जब भारत में इमरजेंसी खत्म हो रही थी तो जियाउल हक साहब ने वहां पे मार्शल लॉ लगाया, खुद वहां के सर्वे सर्वा बनकर बैठ गए। फिर उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान की जो हुकूमत का नजरिया था, तरीका था, उसको पूरी तरीके से धार्मिक एक्सट्रीमिज्म की तरफ वो ले गए और कड़े कानून कर दिए और पिछड़ेपन को एक प्रकार से बढ़ावा दिया, क्योंकि इस प्रकार का धार्मिक उन्माद शासकों को मजबूत करता है, ऐसा हम सब जानते हैं। जियाउल हक साहब ने इस बात को अपनाया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो हालत अभी भी खराब लग रही है, लेकिन सुधार की गुंजाइश कहां दिख रही है? ईरान और सऊदी अरेबिया में। अफगानिस्तान की कहानी तो हमें यह बताती है कि जो बदलाव कोई विदेशी ताकत आकर ऊपर से थोपने की कोशिश करती है, भाई काबुल में 20 साल रही अमेरिकी सेना ने, वहां के समाज को बदलने में कोई खास सफलता नहीं पाई, वहां संस्थाओं को मजबूत नहीं कर पाए। तो ये बताता है कि बदलाव जो है वो वहीं की भूमि पर आ सकते हैं, वहां के लोगों की सहमति से आ सकते हैं। तो क्या बदलाव आ रहे हैं? बदलाव ये आ रहे हैं जो कि हमने चर्चा भी की, जिससे आशाएं नजर आ रही हैं। कहां से? ईरान से और सऊदी अरेबिया से। मोहम्मद बिन सलमान ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के दरवाजे ना से ही खिड़कियां थोड़ी खोल दी जाएं। उसी प्रकार से ईरान में लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है, ये दिखाता है कि लोग अपनी मूल्यों की रक्षा के लिए, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। अब ये बात तय तो नहीं है, अंत की ओर बढ़ते हुए संपादकीय कहता है कि ये बात तय नहीं है कि मोहम्मद बिन सलमान सफल ही हो जाएंगे। कल को कोई ऐसी घटना हो सकती है या मोहम्मद बिन सलमान खुद कोई ऐसी चॉइस कर सकते हैं कि ये दशा दिशा बदल जाए, या फिर ईरान के जो विरोध प्रदर्शन है वो सफल होंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ये तय तौर पे कहा जा सकता है कि ये दोनों ही देश 1979 के प्रेत से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में मोहम्मद बिन सलमान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में कहा भी कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया प्री 1979 वाली स्टेज में पहुंच सके, ज्यादा उन्मुक्त समाज वाले समय में पहुंच सके। और इसी तरह के काम कुछ ईरान में भी हो रहा है कि 1979 से पहले का जो ईरान था, जहां सेकुलर मूल्य ज्यादा स्थापित थे, उस वाली दशा में वहां के लोग वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें होती हुई दिख रही हैं। ऐसे में भारत को भी इन चीजों को देखना चाहिए, इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। संपादकीय इसी के साथ शुरुआत हुई थी संपादकीय की। राजा मोहन साहब कह रहे थे कि हम उन चीजों में उलझे हुए हैं जो बहुत बदलाव नहीं लाने वाले, पाकिस्तान की हालत में बहुत बदलाव नहीं आने वाला, ऐसा दिख रहा है उनको। तो भारत को, या भारत के लोगों को, भारत के जानकार लोगों को, नागरिकों को, भारत के राजनयिक हलकों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि ये दोनों देश बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यहां जो बदलाव आ रहे हैं उसके भारत पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश की जाए। क्योंकि ये मजबूती उन दूसरे जो रिजल्ट्स, वो दूसरे रिजल्ट जो थे, जो आतंकवाद जैसी तमाम समस्याओं का उद्भव 1979 के बाद बढ़ा, उनका काउंटर करने में भारत की मदद करेंगी। कैसे मदद करेंगी ये संपादकीय नहीं बताता, लेकिन हम समझ सकते हैं मोटा मोटी कि जब भी धार्मिक उन्माद के ऊपर
लोगों की आवाज, सेकुलरिज्म के मूल्य, लोगों की इंडिविजुअल आजादी की मूल्य जब ये हावी होते हैं तो देश की का प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दिखता है और देश भी उन्नति के राह पर आगे बढ़ता हुआ दिखता है। तो मध्य पूर्व में ये दो देश अभी कम से कम यही संभावना दिखा रहे हैं। राजा मोहन साहब इनको एक उम्मीदों की किरण के तौर पर देखते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। मैं उम्मीद है आपको ये एडिटोरियल, बीच में सुनाई गई कहानी और इतिहास के झरोखे से जो कुछ किस्से दिखाए गए वो आपको पसंद आए होंगे। आपको इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं कल एक नए एडिटोरियल एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार।